नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जसपाल। एक साथ मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्व जिले सूरजपुर में। यहां से सूर्य निकलता है, ऐसा कहा जाता है। प्रदेश में यहां से सूर्य उदय होता है। सियासत का भी उदय इस संभाग से होता है। और अब इस सियासत में भूचाल आ चुका है शिक्षकों की युक्तिकरण की नीति को लेकर। प्रदेश के लगभग सभी शिक्षक संघ इस नीति का विरोध कर रहे हैं और विरोध के सुर अब सूरजपुर से भी शुरू हो चुके हैं। शुरू में ही इस नीति का विरोध किया जा रहा था। युक्तिकरण एक प्रकार से शिक्षकों का प्रशासनिक ट्रांसफ़र है। पदों की संरचना अब फिर से शुरू हो जा रही है, यानी कि मिडिल स्कूलों में अब विषय बाध्यता फिर से शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अब कई सारी विसंगतियां आने वाली हैं। प्रधान पाठकों के पद भी अब दर्ज संख्या के आधार पर खतरे में बताए जा रहे हैं। सेटअप को भी कहा जा रहा है स्कूल शिक्षा का सेटअप व्यवहारिक नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करते हैं शिक्षक नेताओं से। मेरे साथ इस वक्त टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हैं। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है सिजीवाल में। युक्तिकरण को लेकर आपकी जो संगठन है उसकी क्या विचारधारा है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? धन्यवाद मनीष जी। मैं भूपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन सूरजपुर। जो अभी 2024 में नया युक्तिकरण का जो नया नीति आया है, निश्चित तौर पे काफ़ी इससे हमारे शिक्षक साथी पीड़ित हैं, इसका निंदा कर रहे हैं। और इससे पहले जबकि हम 2008 में पुराना शिक्षा नीति युक्तिकरण का जो नीति है वो यहाँ पर पहले से है, लेकिन नया युक्तिकरण की नीति लाने के क्या उद्देश्य है, इसके पीछे शासन का समझ से परे है। और इसी से पूरा प्रदेश के समस्त शिक्षक साथी इससे परेशान हैं। इस नए युक्तिकरण नीति से हमारे शिक्षक साथी का जो सेटअप व्यवस्था है, इस सेटअप व्यवस्था में प्राथमिक शाला से एक शिक्षक का बाहर होना और मिडिल स्कूल में भी वही सेटअप में एक शिक्षक का बाहर होना, इस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस तरह से शिक्षक का एक एक पद का बाहर निकलना, मतलब उस पद का विलोपित होना, और शिक्षक साथी सभी इससे बहुत आहत और परेशान हैं। सर, एक मेरे साथ इस वक्त मिथिलेश पाठक धूमकेतु है, उनका उपनाम है। साहित्यकार भी है, लेखक भी है, जानकार भी है। धूमकेतु जी, अभी आपके अध्यक्ष जी बता रहे थे कि नए लोगों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, अतिशेष में नए भर्तियों को नहीं कर रहे, जो विशेषकर सरगुजा बस्तर संभाग में है जी। लगभग 14,500 की भर्ती हुई है। और ये लोग अब जो आपके पुराने टीचर है इनसे सुपर सीनियर हो जा रहे हैं, अतिशेष की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसे नियम कायदे हैं, जबकि क्योंकि या पहले ऐसा कुछ हो चुका है, और क्या ऐसे नियम कायदे होने चाहिए कि इनको भी शामिल किया जाए जो आपके आम शिक्षक मांग कर रहे हैं, पुराने शिक्षक मांग कर रहे हैं? जी, इस विषय पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब 2013-14 में अतिशेष नीति आई थी, उस समय जो नए शिक्षक थे उनको भी इसमें समाहित किया गया था। सबसे पहले तो मैं इस युक्तिकरण की जो प्रक्रिया है इस पे ही प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ कि अभी ऐसे युक्तिकरण की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो इन्होंने अनुपात बनाया है, शिक्षक और छात्रों का अनुपात बनाया है, उसके आधार पर यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से दूरगामी प्रभाव देगा और शिक्षा का स्तर गिरेगा। वो मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर पर स्वयं भी एक शिक्षक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 60 बच्चों को एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक को भी यहाँ शिक्षकीय माना गया है, परंतु उसके पश्चात भी कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी। आपके मूल प्रश्न पे मैं लौटता हूँ। आपका एक कथन था कि जो नए शिक्षक भर्ती में आए हैं उनको इससे पृथक रखा जा रहा है। मैं इस पर बस इतना कहना चाहूँगा कि यदि युक्तिकरण आप कर रहे हैं और आपके मन में है विचार, आपकी मंशा है, तो आप उनको भी इसमें समाहित करें, क्योंकि
ऐसा नहीं करना अव्यवहारिक होगा, क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं संघर्ष से आए हैं, भूख हड़ताल से आए हैं, बहुत लोगों ने शहादत भी दी थी, संविलियन हुआ था, और उसके पश्चात आज जो 2018 संविलियन के पश्चात आज लगभग 6 साल की सेवा दे चुके हैं, और उसके बाद उनको उनके मूल स्थान से हटाया जाना और नए लोगों को प्राथमिकता देना ये कहीं से भी व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। लोग सरगुजा संभाग से आते हैं और सरगुजा और बस्तर से भी जुड़े हुए हैं, जैसा आप बता रहे थे, आपकी जड़ें बस्तर से भी है। शिक्षा का स्तर सर कैसे प्रभावित होगा इस युक्तिकरण से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में हमारे यहाँ शिक्षा जो है तो बहुत प्रभावित था। बहुत लोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों ने प्रयास किया था बच्चों को शिक्षा देना, परंतु वो जो है तो व्यवहारिक नहीं थी। अभी जो है तो जब नए शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो बहुत सारे हमारे विद्यालयों में शिक्षक जो है तो पहुँचे थे, माने शिक्षकों का जो रिक्तता था उसकी पूर्ति हुई थी। और हमारे सरगुजा और जैसे बस्तर संभाग जैसे जो ट्राइबल एरिया है, जो पहुँच विहीन क्षेत्र है, वहाँ के पालकों में एक आशा की किरण जगी थी कि अब जो है तो शिक्षक आ गए हैं तो हमारे बच्चों का जो है तो शिक्षा का स्तर में सुधार होगा। लेकिन अगर शासन इस तरह से पुनः मतलब नया संशोधन ला करके अपने युक्तिकरण के तहत यहाँ के शिक्षकों को पुनः जो है तो यहाँ से बाहर निकालती है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा फिर पुनः जो है तो पहले की भांति पिछड़ जाएंगे, और यहाँ के जो बच्चे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने लायक ही नहीं रहेंगे। 2 शिक्षक 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा? भले संख्या कितना भी हो, लेकिन उनका एक साथ में अध्यापन नहीं कराया जा सकता। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिडिल स्कूल में जब विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और ये नुकसानदेह कैसे है आपके शिक्षकों के लिए? पहले से पहले सेटअप के आधार पे विषय बाध्यता को न रखते हुए जो नियुक्त किया गया था, उसके आधार पे जो नियुक्ति कर दी गई, लेकिन 2014 के लगभग वहाँ पर नया प्रशिक्षण देकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उन शिक्षक साथियों को कोई इंग्लिश है, गणित है, मैथ है, उसका ट्रेनिंग देकर वो शिक्षक ट्रेनिंग लेकर वो पढ़ा लिखा रहे हैं वहाँ। आज उनको अतिशेष करना, उस विषय पे जाके अतिशेष करना, ये न्याय संगत नहीं होगा, उनके साथ बिल्कुल न्याय नहीं है। और जैसे कि हमारे भाई साहब बता रहे थे कि दूरांचल जैसे भौगोलिक की स्थिति के आधार पे जो हमारे प्राथमिक स्तर के स्कूल खुले हैं, मिडिल स्कूल खुले हैं, दुर्गम स्तर में कहीं 10 बच्चे और कहीं 20 बच्चे करके स्कूल भी खोला गया है। और जैसे यहाँ से मान लीजिए ओड़गी हमारा दूरस्थ अंचल है, बस्तर में है, तो इन सब जगह में जो विद्यालय खुले हैं, आवागमन के साधन, वहाँ टीचर, वहाँ के बच्चे के शिक्षा के प्रति हमें बोलते हैं जन जन तक जाना है, सबको शिक्षित बनाना है, ये कैसे संभव होगा? इसमें वहाँ के विद्यालय 10 संख्या वाले, वहाँ विद्यालय बंद हो जाएंगे, वहाँ के बच्चे स्कूल विहीन हो गए जी, वो स्कूल तो बंद हो गया। तो हमारा भौगोलिक स्थिति को भी शासन को ध्यान देना होगा कि अगर इस युक्तिकरण से जो हमारा एक उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो हर व्यक्ति को शिक्षा देने के संबंध में बात कही गई है, ये कहाँ पर उस परिकल्पना को साकार कर पा रही है? तो इस पर शासन को ध्यान देना होगा जी। तो उस पर जो उद्देश्य है सबको शिक्षित बनाने का, वो निश्चित तौर पे यहाँ होता नहीं दिख रहा है। जी जी। दर्ज संख्या और सेटअप को लेकर अब फिलहाल विवाद चल रहा है। 2 शिक्षक, चपरासी भी वही, स्कूल का बाबू भी वही, डाकिया भी वही, गांव के दीगर काम करने वाले भी वही, और चुनाव से लेके अन्य जो राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम होते हैं उसका मुखिया भी वही, बच्चों को दवाई खिलाने वाला भी वही, बच्चों को सुई लगवाने वाला भी वही, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुंचाने वाला भी वही। एक शिक्षक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, और सबसे ज़्यादा जोर प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में है। अधिकारियों ने किस आधार पर इस युक्तिकरण का ड्राफ्ट तय किया है, इसको बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ग्राउंड रियलिटी का ध्यान इनके बताए अनुसार नहीं किया गया है। सेटअप और जो युक्तिकरण की जो नीति है, सेटअप और युक्तिकरण की जो नीति है वो एक मैनेजमेंट है, जैसे हमने अपनी खबरों में बताया है, और वो मैनेजमेंट कितना प्रभावी होता है ये तो भविष्य बताएगा। स्थापना खर्च बचाकर या स्थापना खर्च में कमी लाकर इस सरकार क्या करना चाहती भविष्य में तय होगा, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। ये एक बड़े अरसे बाद
विरोध शुरू हुआ है कि सभी शिक्षक संघ लगभग इस युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। और इस बार इनका विरोध अपने उन साथियों से भी है जो नई नियुक्ति से भर्ती हुए हैं। सरकार ने एक के साथ अन्याय किया, दूसरे के साथ अन्याय नहीं किया, उन्हें वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है। खबरें बने रहिए, अगले मुकाम पर, अगले ज़िले पर जाएंगे और वहाँ के शिक्षकों से भी बात करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।